बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ओके। तो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर बेटा हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था और उसका पार्ट 1 हमने बनाया। और उसके अंदर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, and then we were discussing about components of business environment in which we have studied about internal environment, है ना। तो अब जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो पार्ट होगा हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। ठीक है, किसका? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं बेटा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एक्चुअली है क्या। तो बेटा देखो क्या बोल रहा है ये, दोज फैक्टर विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज आर इंक्लूडेड इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या पढ़ा था कि ये वो चीज़ें थी, जो वो कॉन्सिक्वेंसेस थे या फिर वो फैक्टर्स थे जिनको बिजनेस कंट्रोल कर सकता है। बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर हम उन एनवायरनमेंट को स्टडी कर रहे हैं जिनको जो है बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, है ना। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है बेटा उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मेनली माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट क्या बोलता है? द एनवायरनमेंट विच इज़ क्लोज टू बिजनेस एंड अफेक्ट इट्स कैपेसिटी टू वर्क, है ना। मतलब जो उसकी वर्किंग कैपेसिटी को डायरेक्टली लिंक करता है वो किस में आएगा? माइक्रो में आएगा। ठीक है। और मैक्रो की बात करते हैं तो इसमें क्या इंक्लूड होते हैं? इसमें वो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं बेटा दैट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स टू द बिजनेस यूनिट। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, थ्रेट्स क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो कि शॉर्ट एनालिसिस में जो कि जिनका सबसे ज़्यादा रोल रहेगा वो किस में आएंगे? माइक्रो एनवायरनमेंट में। ओके, तो माइक्रो एनवायरनमेंट देखो क्या बोल रहा है कि माइक्रो एनवायरनमेंट में सबसे पहले बोलता है कि कौन कौन आएंगे? सप्लायर्स, ठीक है, कस्टमर्स। अब देखो एक कस्टमर के अंदर पार्ट्स दिया है, होल सेलर्स, रिटेलर्स, इंडस्ट्रीज़, गवर्नमेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, फॉरनर्स। तो बेटा देखो एक होल सेलर है वो भी एक कस्टमर है, वो भी मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद रहा है। रिटेलर है वो भी एक कस्टमर है, वो होल सेलर से सामान ले रहा है। इंडस्ट्रीज़ भी अपने आप में एक कस्टमर है, ठीक है, वो भी तो रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं से लेंगे तभी तो उसको प्रोड्यूस करेंगे, तभी उसको आगे बेचेंगे। तो कस्टमर्स में ये सारी कैटेगरीज आ सकती हैं, सप्लायर्स के अंदर भी कैटेगरीज ये आ सकती हैं बेटा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मार्केट इंटरमीडिएटरीज की। तो ये सारा मैक्रो जो माइक्रो एनवायरनमेंट है उसके कंपोनेंट है बेटा। तो मार्केट इंटरमीडिएटरीज में क्या क्या आ सकता है? मिडल मैन्स आ सकते हैं, है ना। फिर मार्केटिंग एजेंसीज आ सकती हैं बेटा। फिर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज आ सकते हैं इसके अंदर। फिजिकल इंटरमीडिएटरीज आ सकते हैं इसके अंदर। कॉम्पिटिटर्स भी इसके अंदर बेटा इन्वॉल्व होंगे एंड पब्लिक। मतलब ये जो वो फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली एक बिजनेस से लिंक कर रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी से लिंक कर रहे हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, तो मैक्रो लेवल पर आएंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से होंगे बेटा? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके अलावा नेचुरल भी हो सकता है, ठीक, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी होंगे जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे बेटा। पर मेन जो आपको ये दिख रहे हैं बेटा, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल। ओके, तो वी विल डिस्कस वन बाय वन। हाँ जी, पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है? इट कंसिस्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इनकम एट नेशनल लेवल एंड पर कैपिटा लेवल, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग रेट, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, स्टॉक मार्केट इंडेसेस एंड इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट। अब आपको देखो ये सारे जो पॉइंट आपको जो सुनाई दे रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि ये सारे पॉइंट तो इकोनॉमिक्स से लिंक करते हैं, है ना। हमने इकोनॉमिक्स की जो बुक पढ़ी है उसके अंदर इन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं पढ़ा है या फिर आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये है क्या बेटा? देखो, तो ये वो वो फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी इकोनॉमी को क्या करते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ लेके चलने की कोशिश करते हैं। एक तरफ से दूसरी तरफ का मतलब क्या है कि ये हमारे बिजनेस में कैसे इन्वॉल्व होंगे और बिजनेस से जो कस्टमर्स हैं या फिर जनरल पब्लिक है उनके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम बात कर रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो ये क्या है कि हमारी जो एक टेरिटरी के अंदर हमारी जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं उसके अंदर जितनी टोटल प्रोडक्शन हो रही है उसके लिए लिंक कर रहा है। तो वो किसके लिए जाएगा मेनली प्रॉफिट अर्निंग के लिए जाएगा, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जाएगा, है ना। इनकम लेवल पर जब अब इनकम की बात करते हैं तो वो नेशनल लेवल पे बात कर रहे हैं, पर कैपिटा पे बात कर रहे हैं, हमारे हर एक इंडिविजुअल की क्या इनकम होगी, ठीक है,
इकोनॉमी एज अ होल की इनकम क्या होगी, उन सब के बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये डायरेक्टली किससे लिंक कर रहे हैं बेटा, हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से लिंक कर रहे हैं, जो कि एक बिजनेस को डील करते हैं, ठीक है। हाँ जी। और ये अपना में बेटा बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो आपस में मिलकर के एक बिजनेस को क्या करते हैं, एक इम्पैक्ट डालते हैं बिजनेस के ऊपर, ठीक है। और ये डायनामिक भी है, आपको पता है कि कब बैंक रेट चेंज हो जाए, कब इंटरेस्ट रेट को चेंज कर दिया जाए, मतलब ये रेगुलरली चेंज होती रहती है ना। तो अब जैसे स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, तो कभी जो स्टॉक मार्केट में किसी कंपनी का जो फ्लो है डाउन चल जाता है, कभी अप चला गया, तो मतलब ये क्या है बेटा, ये डायनेमिक इन नेचर होते हैं हमेशा, ठीक है। ये हमेशा चेंज होते रहते हैं। और हम इसको मेनली 3 एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पब्लिक, ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ पब्लिक मतलब कि जो हमारी जो पब्लिक है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वो इकोनॉमिकली कितने वेल सेटल्ड है, ठीक है। दूसरा आएगा इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। अब हमारी कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्रिएट करती है, ठीक है। क्यों क्रिएट करती है, ताकि हम जो है इकोनॉमिकली डेवलप हो सकें। फिर अगला पॉइंट आ गया इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम में क्या है, जैसे कि हम बात करते हैं कि जो सिस्टम हमारा फ्लो कर रहा है, लाइक बैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, मनी मार्केट की बात कर रहे हैं, ठीक है, कंपनीज़ की बात कर रहे हैं। तो उनका जो सिस्टम है वो किस तरीके से रन कर रहा है, जिससे हमारा बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है और हमारे बिजनेस की डीलिंग्स हो रही हैं, ठीक है। तो और बाकी फैक्टर्स जैसे क्या बोल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। तो बेटा ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये किससे लिंक कर रहे हैं, हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से लिंक कर रहे हैं। तो आपको इसके ऊपर केस स्टडीज़ पक्का आ सकती है बेटा फाइनल एग्जाम्स में भी, ठीक है, कि उसमें आपको ये पता लगाना होगा मेनली कि जो आपको ये केस स्टडी दी गई है उसमें किस एनवायरनमेंट की इन्वॉल्वमेंट हुई है। तो आपके सामने अगर इस टाइप के कुछ पॉइंट्स आते हैं तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि हाँ, इसमें इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। तो अब जैसे कि इसमें देखो क्या बात कर रहा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, ये कि रिलेटिव रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स। अब हमें पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, इकोनॉमिक कंडीशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वो डायरेक्टली क्या क्रिएट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। और वहाँ पर जो सबसे बड़ा रोल किन का रहता है, पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर्स का, है ना, गवर्नमेंट का। हाँ जी। फिर बोल रहा है रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं बेटा, ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे कि अगर ये इस टाइप का कुछ पॉइंट आता है तो वो केस स्टडी में किससे लिंक करेगा, किस एनवायरनमेंट से लिंक करेगा, वो करेगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से, ठीक है। अगला पॉइंट बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना किया जा रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ठीक है। मनी सप्लाई इकोनॉमी में किस लेवल की है, क्या हाई लेवल है तो उसको डिक्लाइन करना है तो क्या सिस्टम अडोप्ट किया जाए, कम है तो उसको एनहांस करना है तो क्या सिस्टम अडोप्ट किया जाए। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात कर रहे हैं, फिर एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, जीडीपी जीएनपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं। तो ये सारे वर्ड्स किस में लिंक करेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। हाँ जी। अगला पॉइंट आता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, है ना। अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से हमारे माइंड में हमेशा पॉलिटिकल पार्टीज़ एकदम से माइंड में आती हैं, गवर्नमेंट्स के रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट के अफेयर्स, सारे इसमें डायरेक्टली हमारे सामने जो है हमारी इमेज बन के आती है। तो ये क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट, पावर, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टूवर्ड्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़, ठीक है। मतलब ये सारे जो पॉइंट्स हैं किस में लिंक करेंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में लिंक करेंगे। इट अफेक्ट डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स, ठीक है। मतलब ये बहुत जो बिजनेस यूनिट है डायरेक्टली उसको इम्पैक्ट डालता है कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए, जो पॉलिसीज़ क्रिएट कर दी, उनका डायरेक्टली इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। हमें उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये जो पॉइंट आ रहे हैं कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या क्या पॉइंट ऐसे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री की बात की जाएगी, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं, फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, रूलिंग पार्टी जो है उसके रिगार्डिंग। फिर बात कर रहे हैं एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द बिजनेस। अब देखो गवर्नमेंट का कितना एक्सटेंशन है, कितना इंटरवेंशन है किसके अंदर, एक पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर, उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। फिर बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद द फॉरेन कंट्री, कि हमारा कंट्री का रिलेशन बाकी अदर कंट्री से क्या है, किस तरीके का है, ठीक है, फ्रेंडली नेचर है या एनिमी नेचर है, मतलब वो सारा पॉइंट इसके अंदर जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर क्रिएट किया जाता है। फिर बोल रहा है नेचर ऑफ प्रोफाइल ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। अब पॉलिटिकल लीडरशिप किसके हाथ में है, वो किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, क्या उसके जो वर्किंग जो स्टाइल है वो हमारी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को
इसके थ्रू हमारे बिजनेस पे इम्पैक्ट डाल रही है, तो कितना डाल रही है, कितना नहीं डाल रही है, क्या उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहे हैं, मतलब बहुत सारे जो लिंक अप आते हैं बेटा, वो किसके अंदर आएंगे, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे। क्लियर है? हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट आएगा सोशो कल्चर एनवायरनमेंट। इसको सोशल एनवायरनमेंट और कल्चरल एनवायरनमेंट भी हम बोल देते हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ द कस्टमर एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी। अब हमें पता है कि अगर हम इंडिया की बात करें बेटा, तो इंडिया के अंदर सोशो कल्चर एनवायरनमेंट की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है ना? कि हमें पता है कि इंडिया के अंदर डाइवर्सिटी बहुत है। आप किसी भी एरिया में चले जाएंगे ना, तो आपको एक अलग टाइप का नेचर दिखाई देगा, एक अलग टाइप का कल्चर दिखाई देगा। आप राजस्थान में जाते हैं तो आपका कल्चर कुछ और है, बिहार में आते हैं तो कल्चर कुछ और है, गुजरात में जाएंगे तो कल्चर कुछ और है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश जा रहे हैं तो कल्चर कुछ और दिखाई देगा, है ना? तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस में क्या डीलिंग्स होनी चाहिए। अगर आप सोचें कि आप यहाँ पर महाराष्ट्र में जाकर के ऊनी कपड़े बेचने की कोशिश करें, तो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। राजस्थान में आके ऊनी कपड़े बेचने की कोशिश करें तो क्या कहाँ पॉसिबल हो पाएगा। तो वो उसके लिए हमें कहाँ बिजनेस सेटअप करना पड़ेगा, मेनली हिमाचल प्रदेश में। हाँ, ये है कि वहाँ पर कि जो है कभी सर्दियाँ है तो कभी गर्मियाँ है, तो उसके अकॉर्डिंग फ्लक्चुएशन आता रहेगा, लेकिन जो रेगुलर रूटीन में आएगा बेटा वो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उस तरफ जाएंगे, है ना? तो मतलब ये सोशो कल्चर एनवायरनमेंट है कि इसमें मेनली ये देखा जाएगा कि सोसाइटी किस टाइप की है, किस सोसाइटी को आप मेन फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो देखेंगे कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस टाइप का है लोगों का, उसके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस किस तरीके से वर्क करेगा। क्या आपका बिजनेस हाई लेवल प्रोफाइल जो सोसाइटी है उनके लिए काम कर रहा है, उनके लिए प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर मिडिल क्लास के लिए कर रहा है, या लोअर क्लास के लिए कर रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस, है ना? तो बोल रहा है इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज्ड बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। अब ये देखो बेटा, ये बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है ये चीज़ें। बिजनेस तो सिंपल क्या करेगा, इसके अकॉर्डिंग डील करेगा, ठीक है। ये तो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई हमारा जो एक एरिया है उसका लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग ही तो काम करना पड़ेगा ना। हम उसके अगेंस्ट आके कैसे काम कर सकते हैं, समझ रहे हो? तो ये अपना सोशो कल्चर एनवायरनमेंट है बेटा। अब इसके अंदर देखो मेनली क्या क्या पॉइंट आ जाते हैं कि कंसर्न विद क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि हर एक सोसाइटी के अंदर हर एक लोग हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ किस टाइप की है, हमें उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट एंड डेथ रेट इसके अंदर आ सकता है बेटा। फिर ठीक है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द वर्क फोर्स, की वर्क फोर्स है क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस है, हमारी उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम किस टाइप का है, ठीक है, कि यहाँ पर क्या वेल एजुकेटेड पीपल हैं या फिर इलिटरेट पीपल हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें उसको अपने जो बिज़नेस को सेटअप करना पड़ेगा। कंजप्शन हैबिट्स किस टाइप की हैं लोगों की, उसको सर्च करना पड़ेगा, उसके ऊपर सर्वे करना पड़ेगा, है ना। तो जो कंज्यूमर उनके प्रेफरेंस क्या हैं, वो किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड करते हैं, उसके ऊपर फोकस करना। तो मतलब ये क्या है कि सोसाइटी के अंदर का जो कल्चर है उसके बारे में बात की जा रही है मेरी। अब फेस्टिवल्स हैं, रिलीजन बिलीव्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस चलेगा। अब आप सोचें कि दिवाली पर आप गुलाल बेचें तो पॉसिबल थोड़ी है, दिवाली पर तो पटाखे चलेंगे, है ना। और बाकी जो भी अपने दीपमाला वगैरह होती हैं वगैरह, वो सारी चीज़ें बिकेंगी, गुलाल थोड़े बेच सकते हैं उस टाइम पर। अब होली पर हम सोचें कि हम क्या शुभ दीपावली के स्टिकर्स बेचते हैं, है ना, बाकी और सामान बेचना स्टार्ट कर दे जो दिवाली से रिलेटेड है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मतलब हमें एनवायरनमेंट को पहले फील करना पड़ेगा कि एनवायरनमेंट क्या है, उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही हमें उसका जो हमारा बिजनेस है उसको डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सोशल एनवायरनमेंट आ गया। फिर हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की। अब हमें पता है कि बेटा टेक्नोलॉजिकली हम कितने मतलब डे बाय डे एडवांसमेंट जो है बढ़ती जाती है। आज जो टेक्नोलॉजी थी कल वो टेक्नोलॉजी क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, उससे एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाती है ना। अब जैसे बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स की, हम नॉर्मल बात करते हैं बेटा। आज जो मोबाइल फ़ोन यूज़ हुआ है और उसके हम 1 महीने बाद का जो मोबाइल फ़ोन यूज़ हुआ है उसमें डिफरेंस देख लेते हैं कि कितना डिफरेंस आ जाता है ना। आज से अगर हम 5-10 साल पहले की बात करें तो एक सिंपल मोबाइल फ़ोन होना बहुत बड़ी बात होती थी। आज हम बात कर रहे हैं कि हर एक पर्सन के पास एक स्मार्टफोन मिलता है, एक स्क्रीन टच फ़ोन मिल जाता है ना। तो मतलब ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमारे बिजनेस को डील करना है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इट रेफर्स टू चेंज टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यूज ऑफ इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिजनेस को क्या देखना है कि हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें जिससे हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट निकल कर आए, उस मेथड को यूज़ करें, उस टेक्नोलॉजिकल मेथड को यूज़ करें जिससे हमारा क्वालिटी प्रोडक्ट निकल के सामने आए, ठीक है। बोल रहा है एवरी डे देयर हैज़ बीन वास्ट चेंज इन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, लाइफ स्टाइल्स एंड लिविंग कंडीशंस। हम देख रहे हैं हर रोज़ कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है ना। लिविंग स्टैंडर्ड आप लोगों का देखिए बढ़ता जा रहा है,
पहले के लाइफस्टाइल में देखें और आज के लाइफस्टाइल में देखें तो कितना चेंजेस आ गए हैं। तो वो क्या, तो टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हो रहा है उसकी वजह से वो चेंजेस आ रहे हैं, और बिजनेस को उस चेंज को क्या करना पड़ेगा, अडोप्ट करना पड़ेगा, ताकि बिजनेस अपने क्या कर सके, वहाँ पर ग्रोथ कर सके, अपना प्रॉफिट अर्निंग कर सके, अपना सर्वाइवल को ऊपर फोकस कर सके। तो अब जैसे बात कर रहे हैं शिफ्ट फ्रॉम प्रिंट बुक टू ई बुक, अब हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। अब सिचुएशन चेंज हो जाती है एकदम से। अभी हम 2 महीने पहले की बात करें, सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल थी, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, आप स्कूल आ रहे थे, ठीक है, स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा था, लेकिन एकदम से मतलब नेचुरल डिजास्टर जो है, अब ये हम बोल सकते हैं इसको, तो ये जो मतलब कोई भी कोविड-19 आया तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ा कि सबको अपने घरों में रहना है। अब घरों में रहना है, लेकिन पढ़ना तो है बेटा। तो अगर देखो हमारे पास कंडीशन आई ऐसी, तो ही हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाए, अदरवाइज़ नहीं कर रहे थे, है ना। तो अब हो क्या रहा है, घर बैठ कर भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम मतलब कि जो भी है आपको मटेरियल ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसको ऑनलाइन देख रहे हैं, आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं, ऑनलाइन क्विज आपको प्रिपेयर करके दिया जाता है, आप उसको फिर प्रेजेंट करते हैं। तो मतलब ये सारा क्या, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ही है, एडवांसमेंट का तो पार्ट है बेटा, कि नॉर्मल प्रिंटेड बुक्स आप ई बुक की तरफ आ गए, है ना। पहले आपको जो टिकट बुक करनी होती है रेलवे की, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता था, अब आप सिंपल आप घर में लेटे लेटे अपने बेड पर डायरेक्ट मोबाइल निकालते और ऑनलाइन टिकट बुक कर लेते हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें क्या है बेटा, ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसका एक बिजनेस के ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ जी। तो अब जैसे इसके जो मेन पॉइंट्स जो आपको हेल्प करेंगे केस स्टडीज़ के अंदर, वो क्या क्या हो सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, जो नए इनोवेटिव आइडियाज़ आए हैं, ठीक है, कोई इनोवेशंस इन द प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस कोई आया है तो, ठीक है, कोई इन्वेंशंस नहीं की गई हैं तो उसके बारे में फोकस करना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी को जो अंडर कुछ चेंजेस किए जाते हैं, कुछ नई टेक्नोलॉजी अपग्रेड की जाती है तो उसके बारे में डिस्कस करना। कोई नए इक्विपमेंट को हायर करना, उसके अकॉर्डिंग काम करना, ठीक है, तो वो भी टेक्नोलॉजिकल जो एनवायरनमेंट है उसका पार्ट बनेगा। फिर बोल रहा है इनोवेशन इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग फील्ड्स, जो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग फील्ड में जो जितनी भी इनोवेशन आएंगी, उस इनोवेशन के अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस को हमें सेटअप करना और उसको एडवांस लेवल पर लेके आना। न्यू वेज ऑफ कम्युनिकेशन, पहले कम्युनिकेशन करने के लिए हम बहुत टाइम पहले की बात करें तो हमने सुना ही था कि कबूतर जो थे वो मतलब कि एक दूसरे के जो खत थे उसको लेकर जाया करते थे, उसके बाद हम मेल करने लग गए नॉर्मली, ठीक है, हम डाक वगैरह देने लगे। अब क्या करते हैं, अब इन सब चीज़ों का कोई यूज़ ही नहीं है। अब हम घर बैठे बैठे अपने जो एक हमारे पास एक स्मार्टफोन है उसके ज़रिए क्या करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू या ट्विटर के थ्रू या किसी भी और जो एप्लीकेशन है उनके थ्रू कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो बिज़नेस के ऊपर भी इस चीज़ का बेटा क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। बिज़नेस को पहले किस तरीके से कम्युनिकेट करना पड़ता था अपने कस्टमर से, अपने स्टाफ से, अब वो कितना ईजी हो गया है। पहले हमें ये पता करना मुश्किल हुआ था कि क्या स्टाफ प्रॉपर पूरा आया कि नहीं आया। अब कुछ नहीं करना, अगर मैनेजर घर बैठा हुआ है तो घर बैठा वो बोल सकता है अपने स्टाफ को कि अगर आप अपने इंस्टीट्यूट पर हैं तो अपनी एक सेल्फी क्लिक करके भेजिए ताकि हम देख सकें आप वहाँ पर हैं। तो मतलब हुआ क्या, ये टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट है उसी की वजह से ही सारे सिस्टम्स क्या हुए, क्रिएट हो पा रहे हैं बेटा। हाँ जी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लीगल एनवायरनमेंट। तो लीगल एनवायरनमेंट में क्या बोल रहा है, इट कंस्टिट्यूट्स द लॉ एंड वेरियस लेजिस्लेशंस पास्ड इन द पार्लियामेंट, ठीक है, जो पार्लियामेंट हमारी है उसके अंदर नए जो कानून बनाए जा रहे हैं, नए नए जो एक्ट बनाए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें अपना आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक ट्रेडमार्क एक्ट हो गया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हो गया, ठीक है, वेट एंड मेजरमेंट एक्ट हो गया। मतलब ये सारे एक्ट हैं बेटा जिनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अपने बिजनेस को डील करना है। हमारा बिजनेस इन एक्ट से दूर रह करके काम नहीं कर सकता। अगर इन एक्ट से हम दूर रह करके या इन एक्ट को इग्नोर करके काम करते हैं तो वो हमारा बिजनेस के अंदर क्या कहलाएगा, इलीगल बिजनेस बन जाएगा, ठीक है, और जो कि क्या होगा, इलीगल है तो हम उसकी एक्सेप्टेंस नहीं हो पाएगी। हाँ जी। बोल रहा है सम इम्पोर्टेंट एक्ट जो हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं वो आपके सामने कुछ दिए हुए हैं, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट है 1948, ट्रेड यूनियन एक्ट की बात कर रहे हैं 1926, ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। बेटा ये सारे एक्ट आप इन फ्यूचर जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे इस चीज़ों को, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 पढ़ेंगे, अभी आप 12th में पढ़ेंगे इसको तो, ठीक है। कंपटीशन एक्ट है 2002। मतलब ये सारे बेटा वो एक्ट हैं जो आपके बिजनेस से लिंक करते हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उससे लिंक करते हैं, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन सारे एक्ट को ध्यान में रख करके अपने जो भी ट्रेडिंग है, अपने जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ है उसको परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। बिजनेस जो एनवायरनमेंट के अंदर ये बहुत बड़ा इसका अपना रोल आ जाता है बेटा, कि बिजनेस अगर कोई किया जा रहा है तो क्या उसमें कंपटीशन एक्ट को प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है,
क्या ट्रेड यूनियन एक्ट को प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? ट्रेड यूनियन एक्ट में बोल दिया गया कि इस पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ पुरुष यहाँ पर यूज़ करेंगे। जो हैवी मशीनरीज हैं वहाँ पर लेडीज़ ना होकर जेंट्स होंगे तो आपको उसको यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपने वहाँ लेडीज़ को पुट कर देते हो तो उसमें आपका क्या है कि वो आप इलीगल, वहाँ पर आपका काम बन जाएगा, है ना। बोला गया कि जो बच्चे हैं उनसे काम नहीं करवाना है और आप अपने इंडस्ट्री के अंदर बच्चों से काम करवा रहे हो तो वो इलीगल बन जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि बेटा ये जो लीगल एनवायरनमेंट है ये बहुत क्रिटिकल एनवायरनमेंट है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है स्ट्रिक्टली, ठीक है। और ये बेटा देखो जो लीगल जो एनवायरनमेंट है, ये जो लेजिस्लेशंस हैं ये किसके थ्रू पास किए जाते हैं? मेनली पार्लियामेंट के थ्रू हो सकता है, कोर्ट के थ्रू हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का भी इसमें इंटरफेरेंस हो सकता है, ठीक है। जो रूल्स और लॉ होते हैं कंट्री के उनको प्रॉपरली फॉलो करना बेटा हमारे बिजनेस के अंदर बहुत एसेंशियल पार्ट है। कि ये एसेंशियल प्लस नेसेसरी हम बोल सकते हैं इसको, कि विदाउट दीज रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट यू कांट इवन रन योर बिजनेस, है ना। इफ़ यू रन योर बिजनेस विदाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज लॉज, दीज एक्ट्स, दीज रेगुलेशंस, देन द consequences विल बी नेगेटिव, ठीक है, और consequences अगेंस्ट योर कंपनी। अब बात कर रहे हैं कुछ अदर मैक्रो एनवायरनमेंट्स की, जैसे नेचुरल एनवायरनमेंट आ गया, है ना। अब नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या होगा मेनली कि नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो जिस कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज उस लेवल के लिए ज़्यादा है उसके लिए तो बेनिफिशियल पॉइंट है ना। अब जिस कंट्री के पास नहीं है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो इसकी हर जगह होती है। लाइक पेट्रोलियम की हम बात करते हैं तो सऊदी अरब पेट्रोलियम के लिए उसकी काफ़ी खान है वहाँ पर, तो वहाँ पर पेट्रोल ईजिली अवेलेबल है। लेकिन इंडिया में अगर हम बात करें तो नहीं है, तो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ रहा है ना। तो मतलब वो चीज़ आ गया। वेदर और क्लाइमेट, अब मुझे पता है कि हम राजस्थान जा रहे हैं तो हमें क्लाइमेट किस टाइप का मिलेगा? हॉट क्लाइमेट मिलेगा। अगर हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश तो क्लाइमेट किस टाइप का मिलेगा? हमें क्लाइमेट कोल्ड मिलेगा, ठंडा मिलेगा। तो अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में तो वहाँ के कंडीशन, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का वेदर जो होगा उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। राजस्थान में कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, है ना। तो मतलब ये चीज़ें हमें बिज़नेस के अंदर ध्यान रखनी पड़ती हैं। सारे एनवायरनमेंट जो हैं बिज़नेस को इम्पैक्ट करते हैं बेटा। हाँ जी, एवरी बिजनेस यूनिट मस्ट लुक फॉर दिस फैक्टर बिफोर चूजिंग द लोकेशन फॉर द बिजनेस। बोल रहा है ना कि हर एक बिजनेस के अंदर जो बिजनेस यूनिट है उसको अगर कोई बिजनेस को परफॉर्म करना है तो उसको पहले लोकेशन का जो फैक्टर है उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस एरिया में, किस लोकेशन में, किस टाइप की वेदर कंडीशन में वो काम करने जा रहे हैं, ताकि उनके अकॉर्डिंग वो काम कर सकें। फिर है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। बोल रहा है इट इज़ अ स्टडी ऑफ प्रस्पेक्टिव ऑफ पॉपुलेशंस, कि पॉपुलेशन कितनी है पर्टिकुलर एरिया में। आप जिस एरिया में बिजनेस करने जा रहे हो उस एरिया की पॉपुलेशन क्या है, साइज़ क्या है उस एरिया का, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है उस एरिया का, ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है, सेक्स रेशियो क्या है वहाँ पर। मतलब ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है वहाँ पर कंसिडर करनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आप काम करेंगे, ठीक है। ऐसा ना हो कि मतलब आप जाके पोर्स एरिया में जा कर के, जहाँ पर मतलब कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी हाई है, वहाँ पर आप एक कुलचे छोले की दुकान खोल दो तो लोग वहाँ पर शायद उस चीज़ को ना एक्सेप्ट करें, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको पहले स्टडी करना है इस चीज़ को, है ना। और आप सोच रहे हैं कि एक बिल्कुल मतलब बोल लो कि वहाँ पर जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, ठीक है, वो नॉर्मल, बस उनका ये है कि वो सुबह कमाने जाए शाम को आकर रोटी खा ले अपनी, और वहाँ पर आप जाकर के सैमसंग का या फिर एप्पल का शोरूम खोल रहे हैं, तो बेटा वो भी नहीं चलेगा, है ना। तो ये हमें एनवायरनमेंट को चेकआउट करना है कि एनवायरनमेंट किस टाइप का है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस टाइप के लोगों की, पॉपुलेशन किस टाइप की है, पॉपुलेशन कितनी है, साइज़ क्या है, ठीक है, ग्रोथ रेट क्या है, इन सबको हमें क्या करना है? प्रॉपरली फोकस करना है बेटा। क्लियर है? हाँ जी। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। और आज के टाइम में तो इंटरनेशनल एनवायरनमेंट बेटा बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, ठीक है। सिंस 1991 जो एलपीजी पॉलिसी थी हमारी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बेस पर जो देखें तो ग्लोबलाइजेशन जो पॉइंट था बेटा यहाँ पर निकल के सामने आता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री के अंदर जो कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी बिजनेस अगर बड़े लेवल पे काम करना चाह रहा है या छोटे लेवल पे भी काम करता है तो उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना पड़ता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब कर रहे हैं तो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या करते हैं? किसी दूसरी कंट्री से लिंक कर देते हैं, अपने आप को किसी दूसरी कंट्री से लिंक अप कर देते हैं और हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर होंगे जो बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं? लाइक ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, फॉरेन बिजनेस पॉलिसीज़, ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज, ठीक है, ये सब हमें ध्यान रखना है। अब मान लो कि मैं चाइना से या फिर अमेरिका से कोई बिज़नेस कर रहे हैं हम लोग, तो अमेरिका की जो बिज़नेस पॉलिसीज़ क्या है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम उनसे बिज़नेस कर पाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये सारे क्या है वो फैक्टर्स हैं जो किसी ना किसी तरीके से आपके बिज़नेस को इम्पैक्ट करते हैं बेटा।
तो अब जो नेक्स्ट वीडियो है बेटा वो हमारी जो रहेगी वो एलपीजी के ऊपर रहेगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर रहेगी, मतलब इकोनॉमिक पॉलिसी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो किस तरीके से किस तरीके से उसने सेटअप किया अपना, उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो में जो बेटा मेन पॉइंट थे वो क्या थे, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, जो हमने अभी रिसेंटली पढ़े। लाइक इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट था, उसके अंदर सोशो कल्चर था, पॉलिटिकल था, लीगल था, टेक्नोलॉजिकल था, कल्चरल था, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर था, क्लाइमेटिकल चेंज के ऊपर था, है ना। तो ये सारे वो पॉइंट्स हैं बेटा जिनके ऊपर केस स्टडी पक्का बन सकती है। तो इन पॉइंट्स को थोड़ा ध्यान से आप लोगों ने पढ़ लेना है। फिर इसकी कुछ केस स्टडीज़ हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करूँगा, तो उसके बेस पर आपको उनको सॉल्व करना है। क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे तो वो होगा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या फिर इकोनॉमिक कंडीशन या इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। ओके, तब तक के लिए थैंक यू बेटा।